हाय गाइस, दिस इज सुनील तनेजा। आप सभी का स्वागत है आज की इस इंग्लिश क्लास में। गाइस, आज मैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईडियम, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स लेके आया हूँ। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे रूटीन में बोले जाने वाली बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारी कहावतें और फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में उनका ज्ञान ना होने के कारण या तो उन्हें हम हिंदी में बोल देते हैं या फिर किन्हीं और इजी वर्ड से काम चला लेते हैं। तो गाइज, मैंने आज वो ईडियम एंड फ्रेजेस चुनी हैं जिन्हें हिंदी में तो आप जानते हैं, पहले से आपको हिंदी में मालूम है। मैं आधी भी बोलूं तो आप हिंदी में उसे पूरा कर देंगे, लेकिन इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है थोथा चना बाजे घना। ये कहावत हिंदी में बहुत बार आपने बोली भी होगी, सुनी तो है ही। थोथा चना बाजे घना, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में गाइस? इसको इंग्लिश में कहते हैं एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है। खाली बर्तन आवाज़ ज़्यादा करता है का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता वो अपने ज्ञान का बखान करता है, शोर ज़्यादा मचाता है, प्रचार ज़्यादा करता है, बोलता ज़्यादा है कि मुझे इस टॉपिक पर बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ मालूम है। इसलिए थोथा चना बाजे घना, क्योंकि चना जब अंदर से थोथा होता है तो उसकी आवाज़ बहुत आती है, और चना भरा हुआ होगा तो उसकी आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए ये कहावत कही जाती है। नंबर 2, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा बहुत बार आपने किसी सिचुएशन में बोला होगा या सुना होगा। इस कहावत को इंग्लिश में नाच यानी डांस वर्ड्स से शुरू नहीं करते या कैन नॉट डांस से शुरू नहीं करते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में नाच और आंगन वर्ड्स आ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आएंगे। उसका सेंस लिया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स, जिसका शाब्दिक अर्थ, लिटरल मीनिंग बनता है एक बुरा कारीगर अपने औजारों के साथ लड़ता रहता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर ढंग से कोई काम नहीं आता, वो दोष किसी और पर मढ़ दे, दोष किसी और को दे दे। मान लीजिए कोई मैकेनिक है, अभी नया नया है, अभी सीख रहा है, उसे काम नहीं आ रहा, तो वो ये नहीं जताता है कि मुझे नहीं आता। वो ये कहेगा कि ये प्लायर्स है, जिसको हम प्लास कहते हैं, ये टाइट बहुत है, इसमें जंग लगा हुआ है, खुलता नहीं है, ये पेचकस बहुत पुराना है, ये तीखा नहीं है आगे से। ऐसे कुछ बहाने लगाकर वो दोष अपने औजारों को यानी किसी दूसरी चीज़ को देने की कोशिश करता है। इसलिए इस सिचुएशन में हम ये कहावत बोलते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट देखिए गाइस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा आपने सुन रखा है, आपने पढ़ा भी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस को इंग्लिश में कहते हैं माइट इज़ राइट। और हम क्या ढूंढ रहे थे कि शायद कहावत में कहीं बफेलो या स्टिक वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। मैंने आपको बता दिया, ज़रूरी नहीं है कि वैसी की वैसी ट्रांसलेशन चली आए। माइट का मीनिंग होता है शक्ति, बल। आगे देखिए, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बात में कहीं धोखा खाया है, किसी डीलिंग में कहीं धोखा खाया है, तो वो आगे फिर सावधान रहता है कि आइंदा मेरे साथ इस तरह की बात ना हो। इसे इंग्लिश में कहते हैं ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूरी दृश्य को हमेशा एक चार्म देती है, आकर्षण देती है। मान लीजिए आप कहीं बहुत अच्छी जगह घूमने गए हैं, आप वादियों में घूम रहे हैं, आपको दूर से पहाड़, नदियाँ, बहुत अच्छा सा सीन आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जिसे देखकर आप बोले वाओ क्या सीन है। इस तरह का सीन तो मैंने पहली बार देखा। लेकिन अगर आपने इच्छा की है कि पहाड़ पर चढ़ा जाए, थोड़ा पास जाया जाए और ब्यूटी को देखा जाए, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपके सामने क्या दिक्कतें आती हैं कि नुकीले पत्थर, कांटेदार झाड़ियाँ, ये आपको परेशान कर रही हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगा। इसलिए दूर से ही वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, पास जाने पर उतनी अच्छी नहीं थी। और ऐसा लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन में होता है, दूर के ढोल सुहावने, लेकिन जब आप उनके साथ डीलिंग करते हैं, उनके पास जाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, तो आपको वो उतने अच्छे नहीं दिखाई देते।
नेक्स्ट है खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इसका लिटरल मीनिंग होता है गाइस कि रिजल्ट की चाहत में मेहनत बहुत करना लेकिन रिजल्ट डिजायरेबल ना आना। इस कहावत को इंग्लिश में कहते हैं मच एडू अबाउट नथिंग। मच एडू, ये जो ADO आप देख रहे हैं, इसको एडो या एडो करके नहीं बोलते, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है एडू। मच एडू अबाउट नथिंग। एडू का मीनिंग होता है शोरगुल, कोलाहल, हु हल्लड़, इसलिए एडू वर्ड यूज किया जाता है। यानी शोर ज़्यादा मचाया और रिजल्ट कुछ नहीं आया, मेहनत बहुत की और उसका प्रोडक्ट कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट देखिए गाइस, ऊंची दुकान फीका पकवान। बहुत बार हमें ये देखने को मिल जाता है कि मार्केट में बहुत बड़े बड़ी शॉप्स, बड़े बड़े मॉल्स जिनकी लोग तारीफ करते हैं, जिनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, ACs लगे हुए हैं, बाहर से उसकी एम्बियंस इतनी ज़बरदस्त है कि हमें लगता है कि अगर शॉपिंग की जाए तो यहीं की जाए। लेकिन जब हम अंदर ख़रीदारी करने जाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते। यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? मच क्राई लिटिल वूल। मच क्राई की जगह आप ग्रेट क्राई भी कह सकते हैं। ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन एरो या टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इस कहावत को किस सिचुएशन में हम कहते हैं गाइस? मान लीजिए आपको कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी थी जिसके लिए आपको एक टैक्सी की ज़रूरत थी, आपने मैरिज अटेंड की और अटेंड करने के बाद आप वापस चलने लगे तो आपके पास एक फ़ोन आता है किसी रिश्तेदार का कि मैं बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं, प्लीज़ आप मुझे लेने आ जाइए। तो आप वहां से ज़्यादा दूर नहीं थे, आपने अपने मेहमान को भी साथ में पिक किया, अदरवाइज आपको दोबारा जाना पड़ता। एक पंथ दो काज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू किल टू बर्ड्स विद वन एरो या टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। नेक्स्ट देखिए, कुछ फ्रेजेस हैं गाइस। एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है बहुत पास में, ज़्यादा दूर नहीं। मान लीजिए आपसे राह चलते कोई पर्सन ये पूछता है कि भाई साहब ये बस स्टैंड कहाँ पड़ेगा, बस स्टैंड कितनी दूर है यहाँ से? तो आपने कहा इट इज़ एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका मीनिंग हुआ आपने ये कहा है ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास ही में है। एट ए स्टोन्स थ्रो। नंबर 2, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मीनिंग होता है के कगार पर, यानी किसी सिचुएशन के करीब। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा था और आपको कहीं टीवी स्क्रीन पर यह देखने को मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट। तो आप समझ जाइए ऑन द वर्ज ऑफ मतलब ऐसा होने ही वाला है, मीनिंग के करीब। डिफीट हार होती है, हार के करीब है। तो ये न्यूज़ आपको बहुत आसानी से समझ आई क्योंकि आपको ऑन द वर्ज ऑफ का मीनिंग मालूम था। ऑन द वर्ज ऑफ, के कगार पर, के करीब। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। गाइज, टू बीट अबाउट द बुश का मीनिंग होता है बात को घुमाना फिराना, बात को सर्कमलोक्यूट करना। हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं और वो जो उत्तर दे रहा है वो बात को घुमा फिरा कर दे रहा है, सीधा पॉइंट पे नहीं आ रहा। तब हम कहते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश, सीधे पॉइंट पे आओ। इट मीन्स बात को घुमाओ फिराओ नहीं, साफ साफ बोलो। इस फ्रेज के साथ आप एक और फ्रेज साथ ही याद कर सकते हैं, वो है कॉल स्पेड स्पेड, जिसका मतलब होता है साफ साफ कहना, सीधा पॉइंट पे आना। तो एक ही सेंटेंस में हम इन दोनों फ्रेजेस को कर सकते हैं। डोंट बीट अबाउट द बुश, कॉल स्पेड स्पेड। क्या मीनिंग हुआ गाइस? बात को घुमाइए फिराइए नहीं, सीधे पॉइंट पे आइए, साफ साफ कहिए। और गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर की आखिरी फ्रेज वो है इन ए नटशेल। इन अ नटशेल, जिसका मीनिंग होता है संक्षेप में। आपको मैं कुछ समझा रहा था, किसी टॉपिक पे स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहा था, मैंने काफ़ी कुछ बोला लेकिन आपकी फेस रीडिंग से मुझे पता चल गया कि उतना अच्छा समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अंत में ऐसे कहा, इन ए नटशेल मैं ये कहना चाहता हूँ। इन ए नटशेल इसका मतलब ये होता है, यानी निष्कर्ष के रूप में आप जब संक्षेप में कुछ कहते हैं, ब्रीफ में कुछ कहते हैं, शॉर्ट में थोड़े शब्दों में कुछ कहते हैं, तब इन ए नटशेल यूज़ किया जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करते हुए ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिल जाएं। थैंक यू।